न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीटली डिवोटेड है किसके बारे में? ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली डिवोटेड है फोर्सेस के बारे में, है ना बेटा? ठीक है, ये चैप्टर में बतलाता है क्या? कॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना बेटा? जैसे कि रिलेटिव मोशन क्या था बेटा? मोशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू अदर, है ना बेटा? तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? 2 डायमेंशन मोशन, है ना बेटा? अब हम बात कर रहे हैं क्या, मोशन आखिर क्यों हो रहा है। तो क्या कहोगे बेटा, किसी भी मोशन का कारण मतलब जो बॉडी पहले रेस्ट में था बेटा, वो बॉडी मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आया, है ना बेटा? मतलब बॉडी किसी ने खींचा, किसी ने धकेला, है ना बेटा? तो बताओ फोर्स का मतलब क्या होता है? क्या कहोगे बेटा? पुल और पुश, बिल्कुल सही बात है। एन अटेम्प्ट ऑफ पुलिंग और पुशिंग, है ना बेटा? खींचना या धकेलने की कोशिश करना, है ना बेटा? ये पुल और पुश क्यों करते हो? पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या होता है बेटा? क्या कहोगे? टू चेंज सर पोजीशन चेंज करने के लिए। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन बोल बेटा, उसकी मोशन की जो भी स्टेटस हो उसके स्टेटस ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, है ना बेटा? या फिर बोलो टू डिफॉर्म ए बॉडी, बोलो बेटा, है ना? डिफॉर्म भी कर सकते हो और रिफॉर्म भी कर सकते हो, है ना बेटा? डिफॉर्म मतलब से बिगाड़ना, रिफॉर्म मतलब सिर्फ में वापस लाना, है ना बेटा? तो फोर्सेस क्या है बेटा? ये सब हमारा अटेम्प्ट है, इस पर्पस के लिए हम फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चा? तो देखो, पुल और पुश तो हमारा मेन है बेटा, है ना? और इससे हमारा स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है चेंज और डिफॉर्मेशन भी आ सकता है ना बेटा? लेकिन अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग इसी की बात करेंगे, है ना? हालांकि थोड़ी बहुत बात इसकी भी होगी, लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पे एक साथ ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस हो? पॉसिबल है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। है ना बेटा पॉसिबल? तो अगर एक से ज्यादा फोर्स लगेगा बेटा, तो बात किसकी होगी फिर? रिजल्टेंट फोर्स की बात होगी, है ना बेटा? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे वेक्टर, हाँ वेक्टर सम, है ना बेटा? वेक्टर सम यस ऑफ सर। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए टाइम, है ना बेटा? एक ही समय पर जब किसी बॉडी पे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो सारे फोर्सेस को वेक्टर मेथड में ऐड करोगे, है ना? तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, है ना बेटा? अब देखो, जो वेक्टर सम करेंगे बेटा दो फोर्स या दो से अधिक फोर्सेस का, तो बोलो बेटा उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा, जरूरी है क्या बेटा? नो सर। नो सर। नहीं ना बेटा, सही बात। तो क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स में और मे नॉट बी जीरो, है ना बेटा? ये जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है ना बच्चा? आगे देखो, अब कहोगे इफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा? इसको हम कहेंगे ऐसा, सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना बेटा? अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए बेटा, है ना, तो इसे क्या कहलाएंगे हम लोग? एक्सेलरेशन बेटा इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, है ना बेटा? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है बच्चा? जो बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में होता है ना, वो बॉडी में दो तरह की बातें होती है बेटा, ठीक है? एक क्या कहोगे?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब तो कहोगे रिमेन्स एट रेस्ट, है ना बेटा। जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह रहा है, वो क्या हुआ बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा। डायनामिक मतलब क्या हुआ, तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन। कंटिन्यूइंग यूनिफॉर्म मोशन, है ना बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करता रहेगा तो उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। ठीक है। और अगर ये कहते हो बेटा इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, अगर ये जीरो ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो कहोगे बेटा स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस। क्या होगा बेटा, बॉडी का जो मोशन की स्थिति होगी बेटा वो बदलेगी, है ना। या तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगी बेटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रेस्ट वाला बॉडी मूव करने लगेगा, या मूव करता हुआ बॉडी रुक जाएगा, है ना बच्चा। नोट कर ले इसको। यस सर। हो गया सबका लिखा हुआ, नो सर। नोट कर लो। मैं तो आता हूँ पानी पी के। हो गया सर। हो गया बच्चा, ठीक। तो देखो बेटा, तो पूछे कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो क्या कहोगे, कहोगे इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। यही हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है बेटा। तो देखो बेटा, फोर्सेज दुनिया में बहुत तरह के होते हैं बेटा, है ना। तो चाहे फोर्सेस किसी भी तरह का हो, किसी भी टाइप का हो, किसी के वजह से हो, है ना बेटा, दुनिया का हर फोर्स के लिए न्यूटन के नियम अप्लीकेबल है बेटा, है ना। तो देखा जाए न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के नियम, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखा जाए बेटा फर्स्ट लॉ, कोई बताओ फर्स्ट लॉ क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात। लेकिन बेटा इस डेफिनेशन में फंस गए हम लोग कि एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, इनर्शिया, है ना। बोलो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक क्या है इसका। Sir, resistance of a body to maintain in its position. क्या कहोगे बेटा, ए बॉडी एट Remains to be in रेस्ट, है ना बेटा, रिमेन्स एट रेस्ट, है ना। और until and unless बॉडी in इन motion मोशन external forces Continue. continues to be In? in the same state of motion. सेम स्टेट ऑफ मोशन, है ना बेटा। Yes जिस sir. डायरेक्शन में मूव कर रहा था
उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा उतनी ही Until and वेलोसिटी के साथ, है ना बेटा। अनलेस an external force is And- applied. अनटिल, अनलेस एंड अनटिल, जो तुमने कहा वही कहा लॉ न्यूटन ने। क्या कहा कि सम एक्सटर्नल फोर्स इज अवेलेबल, है ना बच्चा। लेकिन बेटा हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफिनेशन को अपने क्वेश्चन के लिए हम चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चा। हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल नेट रिजल्टेंट फोर्स, unbalanced force नेट रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा, ऑन इट becomes नॉन जीरो, है ना बेटा। समझे, कहेंगे क्या उसके ऊपर, नेट रिजल्टेंट फोर्स जब तक जीरो रहेगा बेटा तब तक ये स्टेटस मेंटेन करेगा, है ना। लेकिन जैसे ही नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये कहानी बदल जाएगी, ठीक है बच्चा, है ना। न्यूटन का पहला नियम को ही कहते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड of inertia. लॉ ऑफ inertia इक्विलिब्रियम, है ना बेटा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, समझा बेटा। तो क्या बोलो, इनर्शिया क्या होता है। tendency of a body to maintain The the tendency of a body to maintain state until an external force is applied. A body at rest or a body in motion. तो बताना बेटा, अगर हमारे पास एक 2 किलोग्राम का बॉडी है बेटा, ठीक है, और एक 5 किलोग्राम का बॉडी है ना बेटा, तो बताओ तो इसमें ज्यादा इनर्शिया किसमें होगा, 5 वाले का। 5 वाले के 5 वाले का। 5 वाले का। और मान लो इसके बगल में एक 20 किलोग्राम का बॉडी है तो 20। सबसे ज्यादा किसमें होगा, 20 में होगा, है ना। yes sir. देखो बेटा, इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी। पहली बात ध्यान रहे, इनर्शिया क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चा, है ना। इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये क्वांटिटी नहीं है ना। आपको पूछे प्रॉपर्टी और क्वांटिटी में क्या अंतर है, तो कहना बेटा प्रॉपर्टी जो होता है वो कभी मेजर नहीं किया जाता बेटा, है ना। जबकि क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी को मेजर करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना बच्चा, बात समझा ना। लेकिन बेटा yes sir. प्रॉपर्टी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बात समझे ना। अगर कोई आदमी yes, अच्छा आदमी है तो वो कितना अच्छा आदमी है इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, बात समझ रहे हो ना। तो ये इनर्शिया क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है, बात समझे। और कहाँ होता है ये, तो कहेंगे एसोसिएटेड विथ मास, है ना बेटा, एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब दुनिया की सारी बॉडीज, जिस बॉडी में मास हो बेटा उसमें इनर्शिया होता है ना बेटा। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास, मास के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है बेटा इनर्शिया, ठीक है। which do not allow body to change its state of motion, है ना बेटा। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकता है, मना करता है ना। विदाउट या को इन द absence of net resultant force। बात समझ गए बेटा। इनर्शिया किसी मास के साथ जुड़ा हुआ वह गुण है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप बिना फोर्स के चेंज करने से रोकता है बच्चा, बात समझा ना। इसका मतलब क्या कहोगे, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से किसी भी बॉडी में कोई भी बदलाव किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। बिना फोर्स के बदलाव क्यों नहीं आता है, तो कहोगे इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, बात समझ गए बेटा। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि किसी में ज्यादा इनर्शिया है
या किसी में कम इनर्सिया है ना बच्चा, इनर्सिया है या नहीं है, बस यही बात होती है बेटा, यस या नो की। सब लोग ये बात समझ गए बच्चा? Yes, sir. यस सर समझ गए। इनर्सिया ज्यादा या कम नहीं होता बच्चा, है ना, इनर्सिया होता है या नहीं होता है। तो जिस बॉडी में मास हो बेटा उसमें इनर्सिया नहीं होगा ना, सॉरी जिसमें मास हो उसमें इनर्सिया होगा होगा। बेटा, ठीक यस है। सर। Yes, sir. तो कहेंगे इनर्सिया एक ऐसा गुण है बेटा जिसकी वजह से किसी भी मास वाले बॉडी में अपने स्टेटस ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, है ना बेटा। अब इसका उल्टा सोचो, अब इसका उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचो, हमने कहा बेटा इनर्सिया किसके साथ पाया जाएगा, इनर्सिया मास के किसके साथ पाया जाएगा, मास के के साथ। साथ। इसके पास मास हो बेटा, है कि नहीं। Yes, अगर हम कुछ yes, देर के लिए sir. मान लेते हैं, अगर हम कुछ देर के लिए मान ले बेटा कि अगर ये बॉडी है बेटा और इस बॉडी में मास नहीं है तो इसमें इनर्सिया नहीं है ना बच्चा, इसमें इनर्सिया नहीं होगा तो मास नहीं होगा। मास भी नहीं होगा। Massless. मतलब राम का घर श्याम के सामने और श्याम का घर राम के रेस्ट में, सामने सर रेस्ट में रहेगा सर। बेटा, इसमें अगर इनर्सिया नहीं होगा इसका मतलब ये बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी अपना स्टेटस ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ये मतलब वो है ना इसका। यस सर। सर एक बार फिर समझा दीजिए सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो बेटा इनर्सिया कौन सा गुण है जो हर मास को इस बात के लिए मजबूर करता है कि बिना फोर्स के वो अपने स्टेटस ऑफ मोशन को ना बदले, यस सर। है ना बेटा। इसका मतलब Yes, sir. इनर्सिया नहीं होगा तो बिना फोर्स के ही अपना स्टेटस ऑफ मोशन बदलना शुरू कर देगा, बोलो यस सर। ये नहीं मतलब है बेटा। तो कहा ना Yes, ऐसा sir. बॉडी जिसमें मास ना हो, ऐसा बॉडी जिसमें मास ना हो, मासलेस bodies do not carry inertia, है ना बेटा। मासलेस बॉडी में क्या होगा, इनर्सिया नहीं होगा, है ना बेटा। तो उसको कुछ भी करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। इसलिए क्या बोलोगे, इन ऑल द कंडीशन, इन ऑल द कंडीशन, इन ऑल द कंडीशन, है ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन मासलेस बॉडीज इज जीरो। समझ गए, मासलेस बॉडी पे हमेशा रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है बच्चा, है ना। उसको किसी भी काम के लिए फोर्स की जरूरत नहीं। मास वाले बॉडी में क्या है, किसी भी काम के लिए उसको फोर्स चाहिए, मासलेस बॉडी में किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं चाहिए, है ना बेटा। एक्सीलरेट कर रहा है तो भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो। बात समझ गए सब लोग, यस सर। समझ गए है ना बेटा। तो देखो बच्चा ये बात सुनते ही तुरंत लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा कौन सा बॉडी है जिसमें मास ना हो। जब बोलते हैं तुरंत बच्चे पूछते हैं कि सर कोई एग्जांपल दो जिससे मास नहीं होता हो, फोटोन, है ना बेटा। प्रोटॉन। हाँ हाँ अच्छा फोटोन, ठीक है तुम्हारी बात गलत तो नहीं है लेकिन पूरी सही भी नहीं है बच्चा, ठीक है। देख बच्चा यहाँ पे Energy होती है मासलेस का उसमें। मतलब फोटोन नहीं है, इसको इरेज करूं, ये सर कर दीजिए। ठीक है। देखो बच्चा यहाँ पे मासलेस का मतलब फोटोन बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है। या यूं समझना है कि हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना बच्चा, ये फिजिक्स क्या है, कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स है ना। कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स का मतलब क्या समझो, बोलो बेटा एक्स पता है तुम लोग को और डीएक्स भी पता है, तो बोलो बेटा डीएक्स का मतलब क्या होता है, Differential of x. Differentiation of x. Small quantity of x. in x, a very small change in x, है ना बच्चा। यस तुम लोग को पता है ना कि अगर x में हम dx जोड़ दें तो भी लगभग ये x ही रहेगा, सर। है ना बेटा। x में अगर dx को हम 2 बार जोड़ दें, है ना, तो भी लगभग x ही रहेगा। सर। यस ये बात समझते हैं ना बेटा। जैसे कि x एक बाल्टी पानी है बेटा, x क्या है, एक बकेट ऑफ वाटर। इस बकेट ऑफ वाटर में एक बूंद पानी का गिर जाए, है ना बेटा, है ना, Yes, तो भी वो एक बाल्टी पानी रहेगा, यस सर। ओवरफ्लो तो नहीं करेगा ना बच्चा। नो सर। अब देखो बेटा इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है बेटा कि x के कंपैरिजन में dx जीरो है,
Yes, sir. बोलो, if dx is very Negligible, small sir. in comparison to x, है ना बच्चा, dx Yes, sir. mathematically Tends to zero. behaves like to be zero, Yes, sir. right ना? Yes, मतलब sir. x के लिए Yes, sir. अगर x कोई मास है बेटा, x कोई मास मान लो, है ना, तो कहोगे ना dx इसके लिए मासलेस है। Yes, sir. ये बात समझ में आया? तो अगर मैं कहूं बेटा कि 10 ग्राम की एक रस्सी है, 10 ग्राम की एक रस्सी है बेटा, इसके नीचे 100 किलोग्राम का मास लटका है ना, तो बोलोगे ना इस मास के लिए ये मासलेस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये Mass बात is समझ में string. आई? अब बात Yes, समझ sir, में आ आई गई। कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है हम लोग को? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा आ गया। इसका इस्तेमाल तब करना है बेटा जब हमें कोई ऐसी बॉडी मिले जिसका मास बहुत ही कम हो, बाकी सिस्टम के मुकाबले में वो बहुत ही हल्का हो, है ना, वैसे बॉडी के लिए हम Yes. क्या बोलेंगे कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, Massless. रिजल्टेंट फोर्स जीरो। 0. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब आते हैं बेटा हम लोग सेकेंड लॉ में। तो देख बेटा सेकेंड लॉ की बात करें, न्यूटन का पहला लॉ किसके बारे में है? Inertia. इनर्शिया के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, बोलो बच्चा, है ना, जबकि Yes, sir. सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, उस समय हमारा अप्लाई होता है न्यूटन का पहला नियम, है ना बेटा। जबकि सेकंड लॉ Yes, किसके sir. बारे में है? देखो सेकंड लॉ कहता है बेटा कि इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, अगर हमारा रिजल्टेंट जीरो ना हो, नहीं है है। ना, देन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है? P। ये लिख रहा हूं मैं, इसको P लिख रहा हूं बेटा, है ना, एक P वेक्टर to क्वांटिटी the है इसलिए वेक्टर, है ना बच्चा। लीनियर मोमेंटम P Is directly proportional to. start varying with time, है ना बेटा। क्या होगा? कहोगे मोमेंटम क्या होता है? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, बॉडी का मास इनटू बॉडी का वेलोसिटी, है ना बच्चा। कहता है देखो क्या कि अगर तुम्हें किसी बॉडी ऐसी दिखे जिस बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी बन रही हो, ये क्वांटिटी वेरिएबल हो, है ना बेटा, ये कैसा हो? वेरिएबल हो, समय के साथ बदल रही हो, है ना बेटा, ये क्या हो? फंक्शन ऑफ टाइम हो। टाइम। ठीक है बेटा, तो हम समझ जाएंगे कि उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है बच्चा, नहीं है। है ना, समझ गए? यस सर। एंड और क्या बोलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा, मोमेंटम का बदलने का तेजी। भाई अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया कि मोमेंटम टाइम फंक्शन में है, ये बात भी समझ में आ गया कि मोमेंटम बदल रहा है ना बच्चा, लेकिन ये मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है या बहुत तेजी से बदल रहा है, बोलो बेटा, है ना। तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बदलने की तेजी। ठीक है बेटा, इज डायरेक्टली proportional to, is directly proportional to the force applied on it. net resultant force। बिल्कुल सही कहा तुमने, वही कहा जो न्यूटन ने कहा था, है ना बेटा। लेकिन मैं इसको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, क्वेश्चन जिस तरह का फेस करेंगे बेटा हम, उसके आधार पर मैं डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक है बच्चा, हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बेटा, है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा? मोमेंटम जो होगा बेटा वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और ये मोमेंटम टाइम फंक्शन हो जाएगा अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो तो। ठीक है बेटा, और क्या कहा उसने कि इस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज dp वेक्टर बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स, है ना बच्चा।
ठीक है, तो देखो बेटा इस केस में अगर यहाँ इक्वल टू लेके आएंगे बेटा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ना बच्चा, बोलो। Yes, sir. अगर इक्वल टू yes, लेके sir. आओगे तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है ना बेटा। 1. एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 है ना। इसलिए बन गया क्या फॉर्मूला, सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। dt. ठीक है बच्चा, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। बोलो बच्चा, Yes, sir. बोल सकते हैं ना। अब इस्तेमाल कर ले बेटा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा ये, सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू dm बाई dt इंटू वी वेक्टर प्लस m इंटू dv वेक्टर बाई dt, है ना बच्चा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब मैं बेटा यहाँ एक कंडीशन डाल दूं कि इफ मास इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो, सिस्टम का जो मास है बेटा वो कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट का कितना डिफरेंशिएशन, 0. 0 फिर ये 0 हो जाएगा ना बच्चा। Yes, sir. तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो तो बन जाएगा देन MA. सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू m और ये a, है ना बेटा। ठीक, तो क्या बोले f इक्वल टू m हम लोग हर कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। जब मास कांस्टेंट हो बस. फॉल्स हो गया ना बच्चा। yes sir मास नॉन जीरो होना चाहिए सर, मास। जैसे कि मान लो मैंने कहा एक ट्रक है बेटा, पानी का टैंकर देखे हो ना, पानी Yes, का sir. टैंकर जो होता है बच्चा, Yes sir. Yes sir. ये सड़क पे चल रहा है मान लो, और उसका जो ड्राइवर था बेटा वो पानी के टैंकर के पीछे का नल बंद करना भूल गया, तो क्या हो रहा है, पानी बाहर गिरता जा रहा है और टैंकर आगे बढ़ता जा रहा है। yes sir ठीक है, तो बताओ तो इस कंडीशन में F इक्वल टू एम इस्तेमाल No, कर सकते हैं sir. कि नहीं। No, sir. No, no sir. sir नो क्यों नहीं सर, कर सकते बच्चा, मास कांस्टेंट नहीं है सर, नहीं है Change हो रहा है. वेरिएबल है। सही बात। लिख लो इसको। अब देखा जाए बेटा थर्ड लॉ इरेज कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा थर्ड लॉ की बात की जाए। थर्ड लॉ हमारा ये कहता है बेटा कि इफ टू बॉडीज इंटरैक्ट, अगर दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन हो रहा हो बच्चा, है ना, बाई अप्लाइंग फोर्सेस ऑन Force. वन एनदर, है ना बेटा, ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, देन फोर्स अप्लाइड बाय one body on the
ऑन द, ऐसे कहें, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी and force applied by force applied by second body on first body are called एक्शन रिएक्शन पेयर। समझा बेटा? अगर दो बॉडी एक दूसरे फोर्स लगा रहे हो तो पहले बॉडी जो दूसरे फोर्स लगाएगा या दूसरा बॉडी जो पहले फोर्स लगाएगा, इस जोड़े का नाम बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। यहाँ पे कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है इसका फैसला नहीं हो सकता बच्चा। बात समझ में आया? इसका फैसला बिल्कुल नहीं हो सकता। बात समझे ना? जैसे कि मान लो, इमेजिन करो बेटा कि तुम किसी मॉल में गए फुटबॉल खरीदने के लिए, ठीक है बच्चा, और सारे फुटबॉल एक ही कलर के हैं, है ना, और दुकानदार ने कहा कि एक फुटबॉल लोगे तो मैं तुमसे लूंगा 100 रुपए, है ना बेटा, और अगर दो लोगे तो 160 रुपए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऑफर में हो? यस सर। एक बॉल का दाम 100 रुपया और दो बॉल का दाम 160 रुपया। तो अगर तुमने दो बॉल खरीद लिए, है ना, इसका मतलब उसमें से एक बॉल 100 रुपए का है और दूसरा 60 रुपए का है। Yes, sir. बोलो, है ना? सर तो 80 क्या पता कर सकते हो? 80 का भी तो हो सकता है। कैसे? एक बॉल लेके दिखाओ, 80 रुपए का देगा क्या? 20 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया ना। सर ये नहीं पता Profit कर सकते कि कौन सा फुटबॉल कितने का है। बेटा तुम पहले एक खरीदे, तुम पहले ए खरीदे फिर बी खरीदे, है ना, तो ए का कीमत कितना है वो तभी समझ में आएगा जब सिर्फ एक को खरीदो तुम। तो अगर तुम सिर्फ एक गेंद खरीदते तो 100 रुपए का पड़ता ना बेटा। तुमने एक और गेंद खरीदी, जैसे मान लो तुम दो दोस्त गए, सपोज करो, मान लो तुम दो दोस्त गए, है ना, ठीक है, पहले बोला कि सिर्फ मुझे ही फुटबॉल खरीदना है, दूसरे ने कहा मुझे नहीं खरीदना है, ठीक, तुमने कहा नहीं मुझे तो भाई खरीदना ही खरीदना है, तुम गए एक फुटबॉल खरीद लिए, लेकिन दूसरे दोस्त ने देखा कि अरे तो 60 रुपए लगाएंगे तो एक और हो जाएगा, है ना, तू बोलेगा ऐसा करते हैं मैं 60 रुपए देता हूँ यार, एक और बॉल ले ले, तो तू मना कर देगा क्या? बोलो। नो सर। नो सर। नहीं मना कर सकते ना भाई। तो फिर तुम्हारे बॉल की कीमत 100 रुपया और उसके बॉल की कीमत 60 रुपया। यस सर। हाँ, अब क्या इस बात का फैसला हो सकता है कभी जब दोनों बॉल साथ में आ जाएं कि कौन 100 रुपए का था और कौन 60 रुपए का था? नहीं ना बेटा। और फैसला कब नहीं हो पाएगा? जब वो दोनों साथ में आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही समझ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर में बेटा इस बात का फैसला कभी नहीं हो सकता कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है ना बच्चा। इसका मतलब किसी एक को माने एक्शन तो दूसरा हो जाएगा बेटा रिएक्शन, ठीक है। और इसी एक्शन रिएक्शन के बारे में न्यूटन ने कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन जो है बेटा वो सिर्फ फोर्स है ना। तुम्हारी मन की भावनाओं के लिए एक्शन रिएक्शन नहीं है बच्चा, है ना। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चा। एक्शन रिएक्शन होने के लिए, एक्शन रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम दो बॉडी होना चाहिए बेटा। एक बॉडी में डिसाइड नहीं कर सकते ना, है ना। तो देखो बेटा इसके वजह से इस पे लगा फोर्स ऐसा, है ना बेटा, तो इसके वजह से इस पे लगेगा फोर्स ऐसा, है ना। ये ना मतलब हुआ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना बच्चा। तो कहेंगे एफ बी ऑन ए, ये वाला फोर्स क्या है? एफ बी ऑन ए, मतलब बी के द्वारा ए
पर लगाया गया फोर्स एफ बी ए है बेटा, है ना। तो क्या मैं लिखूं इसको एफ ए ऑन बी, इसका मतलब फोर्स बाई ए ऑन बी, है ना बेटा। अभी देखो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसमें से अगर इसको तुमने एक्शन कह दिया तो ये रिएक्शन होगा बेटा, और ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, है ना बच्चा। अच्छा बोलो ये दोनों फोर्स साथ में आएंगे या इसके बीच में कोई समय का अंतर भी होगा? साथ में आएंगे साथ में simultaneously. सर। साइमल्टेनियसली, है ना बेटा। तो कहेंगे फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है बेटा? तो कहोगे पहला तो इंपॉर्टेंट है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बोलो बेटा, यस है सर। ना। ठीक है, दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए, बोलो बेटा। दोनों की प्रकृति भी सेम होगी, जिस तरह का फोर्स ये होगा बेटा ये भी उसी तरह का फोर्स होगा। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बच्चा। अगर किसी स्ट्रिंग का ये टेंशन है बेटा तो ये भी टेंशन ही है। क्या होना चाहिए हमेशा? नेचर सेम होना चाहिए, है ना बेटा। और क्या कहोगे? साइमल्टेनियस होना चाहिए, इसके समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, क्या कहोगे? डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, है ना बेटा। डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, है ना बेटा। और हमेशा ये अलग अलग बॉडीज पे काम करेंगे, सेम बॉडीज पे काम नहीं करेंगे। बात समझे बच्चा? ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया आज, और तुम क्या किए, एक दिन बाद वापस थप्पड़ मारे उसको, कोर्ट में केस हो गया और तुमने कहा कि मैं थप्पड़ जो मारा है बेटा वो एज ए रिएक्शन मारा है उसको, पहले उसने एक्शन किया था मुझ पे तो मैंने उससे बाद में रिएक्शन दिया उस बात का। तो ये साइंटिफिकली गलत है कि सही है? गलत है सर, साइमल्टेनियस थोड़ी है। गलत है ना बेटा। अगर उस कोर्ट का जज न्यूटन होगा तो सरासर मना कर देगा। लिख ले बच्चा इसको। फिर साइमल्टेनियस के बाद क्या है? फोर्थ पॉइंट। साइमल्टेनियस के बाद लिखा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन, और फिर लिखा है डिफरेंट बॉडीज। मतलब बेटा अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, है ना। अगर एक्शन फोर्स ए पे है तो रिएक्शन फोर्स बी पे होगा, ए पे नहीं हो सकता वो, ठीक है। तुम लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हो कि लिखते भी हो? सर लिखते भी हैं। लिखते हैं सर। लिखते भी हैं। लिखते ही हैं। लिखते कम हो, स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हो तुम, लगता है तुम लोग। शॉट लेते ही नहीं है। नो सर, स्क्रीनशॉट नहीं है। सर लिखते फिर बाद में टाइम वेस्ट होगा सर। सर कभी इसमें कभी मेरी समझदारी है। हाँ कभी कभी जल्दी अगर हो तो कर लेना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा लिख लिया जाए। रिवाइज भी करना तो फिर से आना पड़ेगा बेटा मोबाइल पे, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो। यस।
सर हो अब गया। आप ही हम लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे परमानेंट। क्या बच्चा? अब आप ही परमानेंट? फिजिक्स पढ़ाएंगे अब हम लोग को परमानेंट। ये तो मुझे ही पता नहीं बेटा। ये तो किसी को पता नहीं कि परमानेंट क्या होगा। अभी आप कहाँ पर? क्या बच्चा? सर अभी आप कहाँ पर है? मैं अपने घर पे हूँ, कोटा में। घर से ही क्लास ले रहा हूँ मैं तो। सब लोग क्लास घर से ही ले रहे हैं हालांकि आजकल तो यार, ऑफिस पे जा ही रहा, हिम्मत ही नहीं पड़ती यार। इरेज कर दूं अपना? यस यस सर। चल बेटा, तो ये देख हमने देख लिया, न्यूटन के नियम देख लिया बेटा हम लोगों ने। अब थोड़ा देखा जाए न्यूटन के नियम का एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन देखे जाए बच्चा। एप्लीकेशंस में देखा जाए बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ, पहले करते हैं बेटा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के देखिए बेटा एप्लीकेशन। तो हम लोग देखा फर्स्ट लॉ में क्या था, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ में था बेटा रिजल्टेंट फोर्स 0। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखो बच्चा। क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, इन द फॉलोइंग डायग्राम all the bodies are in equilibrium। सारे बॉडीज बेटा इक्विलिब्रियम है ना, अंडर फोर्सेस। सर हाँ बोलो बोलो। सर स्टैटिक और डायनामिक नहीं बताएंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है? नहीं जरूरत नहीं बेटा, दोनों के लिए फोर्स जीरो ही ना है। हमें तो फोर्स करना होता है एनालाइज, तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों सेम ही हो गया। ठीक है सर। ठीक है, देखते बच्चा, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑल द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम अंडर फोर्सेस एज शोन। जितना फोर्स दिखाया गया है बेटा बस उतना ही फोर्स है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है ना। फाइंड द अननोन फोर्स, फाइंड द अननोन फोर्स P जो फोर्स है वो अननोन है। जैसे कि पहला सवाल में ये कोई बॉडी है बेटा 2 किलोग्राम का, इस बॉडी पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ऐसे एक फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, ऐसे एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और ऐसे एक फोर्स लग रहा है बेटा P। ठीक है, ये पहला सवाल हुआ। दूसरा हमारा सवाल है बेटा B, कि ये फिर से एक बॉडी, ये बॉडी है बेटा 4 किलोग्राम, ऐसे इसको खींच रहे हैं विथ ए फोर्स 100 न्यूटन, ऐसे खींच रहे हैं विथ ए फोर्स P, है ना, ऐसे खींच रहे हैं विथ ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, और यूं धकेल रहे हैं विथ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है बच्चा, सी वाला क्वेश्चन है बेटा, एक बॉडी जिसका मास है बेटा 10 किलोग्राम, इस 10 किलोग्राम के बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे 60 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे 80 न्यूटन, और ये दोनों के बीच का एंगल है बेटा 90 डिग्री, और इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है P। ठीक है, D हमारा है बेटा एक दूसरा बॉडी, ये बॉडी मान लेते हैं 5 किलोग्राम का, इस बॉडी है बेटा यूं लग रहा है 60 न्यूटन फोर्स, है ना, और यूं लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है बेटा, यहां से ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक है बच्चा, और इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है P, तो P की वैल्यू कितनी है? एक मिनट रुक जाओ, ऐसे है P। चलो बनाओ, एक और दे दे क्या?
एक और दे ही देते हैं। सर तीसरे वाले में सर पी कितना एंगल बना रहा है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर तीसरे वाले में सर पी कितना एंगल लगा है? एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल भी तुम्हें निकालना है। एंगल अननोन है बेटा। जतिन, आयुष, उत्कर्ष, श्रिया, इतने लोग का आंसर आया अब तक। आदर्श, अनुज, आयुष, अथर्व, सिद्धार्थ, आयुष ओझा, संस्कार, जतिन, सिद्धार्थ, मानस, अनुज, आयुष, उत्कर्ष, प्रथम, सचिन, संस्कार, आयुष, उत्कर्ष, मानस, आदर्श, अनुज, सुनैना, शिवांश, अथर्व, उत्कर्ष, सचिन, आयुष, आदर्श सिंह, राजीव गोयल, देखो बच्चा, इन सारे सवालों में हम क्या ट्राई करेंगे? देखो बेटा, वेक्टर में जैसे रिजल्टेंट निकाला करते थे ना बेटा, उसको भी फॉलो कर सकते हो, है ना? या फिर जो वेक्टर में सीखे थे बेटा कंपोनेंट, उसको इस्तेमाल करो। ठीक है बच्चा? तो देखो, सबसे पहले बेटा क्या करो, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तुम ये चूज करो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन सा है ना बेटा? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा ऐसे मेरा एक्स है बेटा और ऐसे वाई है ना? तो देख रहे हो कि हमारा कोई भी फोर्स बेटा वाई में नहीं गया, हमारा सारा का सारा फोर्स एक्स में ही है ना बेटा? वाई वाला एक भी फोर्स नहीं है ना? तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम बोलेंगे 20 -16 +4 -p = 0। हमको पता है ना कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना बेटा? तो इससे आगे हमारा p = 8 न्यूटन। फर्स्ट कंप्लीट, है ना बच्चा? अब आते हैं बेटा सेकंड में। तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर से वैसे ही कहोगे कि ऐसे मैंने मान लिया बेटा x डायरेक्शन और यू मैंने मान लिया y डायरेक्शन, है ना बच्चा? तो अभी हम किसको रिजॉल्व करें? जरूरत नहीं, सारे फोर्स बेटा एक ही डायरेक्शन में है, तो किसी को कंपोनेंट में करने की जरूरत नहीं। सिंपल बोल देंगे बेटा क्या, 100
प्लस पी माइनस 600 प्लस 50 इक्वल टू 0, है ना बेटा। इसका मतलब कितना हो गया, P इज इक्वल टू 450 न्यूटन। ठीक है बच्चा। लेकिन जब C की हम बात करेंगे बेटा, जब C की हम बात करेंगे तो C वाले में देखो बेटा, महसूस करो कि इस बार तुम अगर X और Y मानते हो बेटा, अगर X और Y मानते हो तो P का हमें कम पॉइंट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो बेटा Yes, X Y sir. में है ना, लेकिन Yes, X sir. Y में नहीं है ना बच्चा। No, sir. तो देखो बेटा, इस P का मैंने कम पॉइंट किया और लिख दिया PX, और ये लिख दिया मैंने PY। P का X कंपोनेंट और P का Y कंपोनेंट, है ना बच्चा। बॉडी अगर बेटा इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स X में 0 है और रिजल्टेंट फोर्स Y में 0 है, दोनों में ही 0 है बच्चा। तब देखो बेटा X में 0 है तो ये PX है और ये 60 है, तो क्या दोगे 60 माइनस PX इक्वल टू 0, PX इक्वल टू 60 न्यूटन। यहां बोल देंगे बेटा 80 माइनस PY इक्वल टू 0, इसका मतलब PY इक्वल टू 80 न्यूटन। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना बच्चा। अब लास्ट वाला D वाला पार्ट, तो सी यहाँ भी तो सी कहेंगे, वाले बोलो में बोलो। एंगल भी बताना होगा। तो सी वाले में हम लोग 80 न्यूटन और 60 न्यूटन को डायरेक्टली रिजल्टेंट उसका निकाल के 100 न्यूटन इधर नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, यस बिल्कुल कोई सर, दिक्कत नहीं, यस बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वही नहीं। सर। सर वही ज्यादा अगर तुम आसान वही रहेगा। चीज को मन में कर रहे हो सर कैलकुलेट, वैसे तो ही कोई किए थे दिक्कत हम नहीं लोग बेटा। सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है तो ठीक है, बिल्कुल। बस कोई गलत स्टेप नहीं जाना है, फास्ट कर सकते हो, जिस तरह से कर सको वही सही मेथड है ना। मैं बताऊंगा बेटा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस ना बच्चा, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या बोलेंगे, इसको एक्स इसको वाई बच्चा। अब कंपोनेंट करेंगे, इसको बेटा करें कंपोनेंट, क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 100 कॉस cos 37 37 दैट इज इक्वल टू 80, 100 cos 37 इज 80, है ना बच्चा। और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा बेटा इसका नीचे की तरफ, कितना आएगा ये आएगा 100 sin 37 इक्वल टू 60। ठीक है बेटा। अब P का करेंगे कंपोनेंट, P को बोल दिया मैंने ऐसे वेक्टर है बेटा, तो कैसे कंपोनेंट होगा, कैसे कंपोनेंट होगा, है ना। ये मैंने बोल दिया PX और ये बोल दिया PY, है ना बच्चा। तुम चाहो तो एंगल भी निकाल सकते थे, tan थीटा इक्वल टू PY अपॉन PX आ जाएगा ना बच्चा, ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा इसके लिए, अब इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स X में 0, रिजल्टेंट फोर्स Y में 0, है ना बच्चा। इसके लिए सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, सिग्मा X में 0, तो क्या हो गया बेटा 80 हो गया माइनस 60 हो गया प्लस 40 हो गया माइनस और Px हो गया प्लस इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा Px इक्वल टू 60, y में लिखो, y में क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, माइनस 60 प्लस Py इक्वल टू 0। इसका मतलब Py इक्वल टू 60 न्यूटन। इसका मतलब मुझे P निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60 रूट 2 न्यूटन। ठीक है बच्चा, लिख लो। अच्छा बेटा कोई बताओ होमवर्क क्या दिया हुआ था, होमवर्क नहीं दिया था। होमवर्क कुछ भी नहीं था। अच्छा पूरा हो गया क्या हम लोग का डिस्कस, हम लोग का पूरा यस सर, डिस्कशन हो गया था। आपने यस सर, बस डिस्कशन हुआ था। रिलेटिव मोशन खत्म हो गया हम लोग का। यस यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर यूजुअली आप लोग इस समय तक कोटा में कहाँ तक खत्म कर देते हैं? फिर से बोलना।
इस समय तक आप लोग यूजुअली कहाँ तक खत्म कर देते हैं कोर्स? अलग अलग बैचेस के अलग अलग हालात है बेटा। जो अप्रैल की आज शुरुआत बैचेस हो रहा हैं होता है। जो अप्रैल में शुरू हुआ है वो बोल रहे हो क्या? हाँ, अप्रैल वाले का तो यार जो अप्रैल में शुरू हुआ था 6 अप्रैल को, यस सर। उसका भी चल रहा है बेटा, वर्क एनर्जी चल रहा है अभी। मतलब एलएम फ्रिक्शन खत्म हो गया, वर्क एनर्जी पावर चल रहा है। तुम लोग के पास शुरू कब हुआ था? मई में हुआ था। मई में। मई में शुरुआत ठीक ही चल रहा है फिर तो सिलेबस। सर कंटिन्यूअस वे में नहीं था सर। मई में कंटिन्यूस नहीं था। सर मतलब मई कंटिन्यूअस में था ही नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती थी बार बार। 5 लेक्चर तो बहुत बाद में चालू हुआ है। ओके। तो दिक्कत तो है ही बेटा, ऑनलाइन में दिक्कत तो बहुत है यार। हम लोग भी बोर हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा, कंप्यूटर मोबाइल को पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाते हैं एकदम। क्लास वाले इसमें तो cheating कम नहीं बच्चे हैं तो चलो सबको रखते हैं बेटा अनम्यूट, सब लोग बात कर लेते हैं। नेटवर्क गया तुम्हारा बच्चा। किसी बैच में ज्यादा बच्चे होते हैं बेटा, 100-150 बच्चे अगर होते हैं तो बात ही नहीं कर पाते किसी से, सबको म्यूट के रखते हैं। लिख लिया बच्चा? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। अब देखा जाए बेटा सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। तो देख बेटा एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ में, तो सेकेंड लॉ का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, है ना बेटा, और दूसरा हमारा है F इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। ये वाला फॉर्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब मास कांस्टेंट हो, है ना बच्चा। चल देख बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लीनियर मोमेंटम of a body varies with time के साथ बदलता है। कैसे बदलता है? तो p वेक्टर इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 60 i कैप kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन पूछा है फाइंड फोर्स, फाइंड फर्स्ट पार्ट नेट फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा पूछा है बेटा एवरेज नेट फोर्स का एवरेज वैल्यू, है ना, इन 0 to 2 सेकेंड। बनाओ तो बेटा। बॉडी का मास नमाज दिया हुआ नहीं है बच्चा। आदर्श, जतिन, आयुष,
ओझा आयुष अग्रहारी, निमिष तिवारी। राजीव, शिवांश, उत्कर्ष, आशुतोष। सर कोई और Screen. साइड बुक नहीं करनी होती है फिजिक्स की? नेटवर्क बहुत कमजोर है बच्चा। सर पूछ रहा है कोई साइड बुक नहीं करनी होती फिजिक्स की? कौन सी, डीपीपी? सर पूछ रहे हैं साइड बुक सर, साइड बुक सर। साइड बुक्स? एचसीबी एनसीईआरटी करो बच्चा। एचसीबी एनसीईआरटी अपनी सीट और डीपीपी। फर्स्ट प्रायोरिटी में सीट और डीपीपी, इसके बाद अगर समय बचता है तो एचसीबी करो, एनसीईआरटी करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चा, काफी है अपने आप में। अनुज, आयुष, अश्विन। देखो बच्चा, हम करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन, ठीक है? और हो जाएगा हमारा बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी वेक्टर बाई डीटी। तो डिफरेंशिएट करें बच्चे हम लोग इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बेटा 6t स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बेटा 6 आई कैप ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करना है बच्चा, 30 आई कैप। तो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, 30 आई कैप। बिल्कुल सही, 30 30 आई कैप न्यूटन। ठीक है, अब देख बेटा एवरेज फोर्स। तो अगर हमें कहा गया बेटा एवरेज फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स का एवरेज वैल्यू है ना बेटा, तो हम कहेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोलो बेटा, कहेंगे ना? यस सर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीवी अपॉन डी टी, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वैसे ही, सॉरी उल्टा बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एट 2 सेकेंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकेंड डिवाइड बाई टाइम 2 सेकेंड। तो देख बच्चा 2 12 सेकेंड का आई मोमेंटम ये हो जाएगा बेटा 16, 16 प्लस 12 इज 28, 28 आई कैप माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज 14 आई कैप न्यूटन। ठीक है, सर हाँ बेटा बोल। सर इस ब्रैकेट का मतलब एवरेज होता है? ये हाँ, ये सिंबल है बेटा, इस सिंबल का मतलब एवरेज। बनाओ। सर एट t इज इक्वल टू कितना सेकंड लिखा है? 1 सेकेंड।
सर सर टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब बेटा क्या बोल रहे थे? टाइम तुम्हारा 1 सेकंड है बेटा। आया बेटा किसी का आंसर? Yes, अश्विन, श्रिया, आयुष, अक्षांश, इतने लोग का आया आंसर। निमिष, सिलवंत, निमिष, आदर्श, विशांत, समृद्धि, उत्कर्ष, इतने लोग का आया आंसर। अथर्व, शिवांश, राजीव, आशुतोष, मानस, जतिन। अच्छा बेटा देखता हूं मैं करके क्या था आंसर मेरा। सबसे पहले क्या करें बोलो बच्चा, बोलो सबसे पहले क्या करें? MV पहले का मोमेंटम निकालें। मोमेंटम ठीक निकालने पहले बेटा मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। मास है 2t बेटा, मास है 2t और वेलोसिटी हमारा है t प्लस 2t स्क्वायर, है ना बच्चा? तो 2t स्क्वायर हो गया, बाहर निकल गया, बचा 1 प्लस 2t। अब जब करेंगे dp अपॉन dt तो ये लगा देंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, है ना? ये चलो एक्सपेंड ही कर लेते हैं, छोड़ो एक्सपेंड ही कर लिया जाए। 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, ये हो गया बेटा 4t, ये हो गया 12t स्क्वायर, है ना? और जो dp अपॉन dt होगा वही होगा रिजल्टेंट फोर्स, और टाइम दिया बेटा हमको 1 सेकेंड, है ना? तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1, ये हो गया बेटा हमारा 16 न्यूटन। ठीक है, आई कैप का टर्म नहीं रहेगा? हाँ रहेगा ना, लेकिन क्वेश्चन में पूछा मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी चलेगा बेटा, लेकिन आई कैप रहेगा जरूर। सर इंडिविजुअली नहीं कर सकते? मतलब
सर मतलब मास को पहले डिफरेंशिएट करें और सर ऐसे क्यों नहीं करें? प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ये वाला करने के लिए बोल रहे हो, dm by t into v प्लस m into dv upon dt, ये करना नहीं चाह सर, रहे हो क्या बच्चा? सर पहले मास को सर डिफरेंशिएट कर दिए और फिर v को डिफरेंशिएट कर दिए और उसके बाद सर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अच्छा ऐसे T बोलना सेकंड चाहते हो, dm by t into dv upon dt। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया kg पर सेकेंड हुआ ना, यस और ये सर। क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया ये kg मीटर पर सेकेंड क्यूब, बोलो हुआ ना? यस सर। जो कि फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। यस सर। हाँ ये तो तुम खुद पहचान के गलत है ना ये बेटा, ये हाँ सर ठीक तो हो ही नहीं सकता है ना। और डिफरेंशिएशन thank you, बेटा sir. प्रोडक्ट रूल तो ऐसे होता है ना, ऐसे कर सकते थे तुम, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बनाए हैं? ये एक्सीलरेशन है बच्चा, acceleration ये बॉडी में एक्सीलरेशन दिया हुआ है। body equilibrium पे है कौन? सर body कोई भी equilibrium नहीं बच्चा, सब में देखो, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, इसमें बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सब में बेटा एक्सीलरेशन है, कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ तुम्हें F इक्वल टू एम ए लगाना है, F इक्वल टू एम ए को इस्तेमाल करके P की वैल्यू निकालनी है इन सारे क्वेश्चन में।
अथर्व, मेधावी, जतिन, अथर्व, निमिष, अथर्व, आदर्श, अश्विन, जतिन, मेधावी, आयुष, मानस, सचिन, आयुष, शिवांश, अश्विन, आदर्श, सचिन, अक्षांश, सुनैना, आदित्य, विशांत, अक्षांश, जतिन, आयुष, निमिष, शिवांश, श्रिया, आदित्य, प्रथम, अक्षांश, अश्विन, मेधावी, आदर्श, आदित्य, समृद्धि, जतिन, अनुज, आयुष, अश्विन, आयुष, संस्कार, शिवांश, आदर्श, सचिन, अनुपम, उत्कर्ष, 152,3 क्या लिख दिया रे? निमिष, आदित्य, राजीव गोयल, सब कर लिया। देखो बच्चा, मैं करता हूं आंसर मैच करो। देखो बच्चा, तुम जैसे भी किए हो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा आगे वैसे ही करना है ना बच्चा। देखो कैसे, देख बच्चा, इस सवाल में सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, हम लोग को एक्स और वाई मानना होता है, एक्सिस, है ना बेटा, है ना। देखो बेटा, तुम जो बनाए हो वो सही जरूर है ना, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा इसी को फॉलो करोगे बेटा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है बेटा, एक हैबिट में डालना पड़ेगा चीजों को। तो देख बच्चा, इस वाले सवाल में हम सबसे पहले मानेंगे बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना बच्चा। तो देखो एक्स हमारा हो गया ऐसे एक्स, और ये हो गया बेटा हमारा वाई। ठीक है, ये हो गया बेटा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, है ना बेटा। अब जरा गौर करने की बात ये बेटा कि जब भी जिस डायरेक्शन में तुमको एक्सीलरेशन दिखे बेटा, है ना, हमेशा उसी डायरेक्शन को मानना पॉजिटिव। बात समझ में आया? जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सीलरेशन होगा हमेशा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानना। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में से कम एक एक्सिस हमारा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक्स और वाई में से कम एक एक्सिस एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होना ही चाहिए, हमेशा ऐसे ही मानोगे। ठीक है बच्चा,
अब देखो, अब जब मुझे दिख गया कि सारा फोर्स मेरा एक्स में है बेटा, वाई में कोई भी फोर्स नहीं है, तो सिंपल मैं कह दूंगा बेटा सिग्मा एफ बराबर एम ए, है ना बेटा। ये पॉजिटिव P, ये नेगेटिव -40 इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सिलरेशन 2, तो आ गया P इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक बच्चा। सेकंड में देखो, सेकंड में हम बोलेंगे ऐसे x और ऐसे y, है ना बेटा। इधर एक्सिलरेशन है तो इधर पॉजिटिव x, इधर एक्सिलरेशन है तो ये पॉजिटिव x। ठीक है बच्चा। अब इक्वेशन फिर से सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। ये -10, ये +6, ये -2 और ये +P, है ना बेटा, इज इक्वल टू मास 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 3 इंटू 3, सो P इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो गया 9 + 2 11 ना बच्चा, 9 + 2 हो गया 11, 11 - 16 तो -5 न्यूटन। ठीक है बेटा, मतलब P मैंने उल्टा लगा दिया, P हमारा इधर होना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है क्या? 10 गड़बड़ कर दिया ना। हाँ ठीक है, -10 + 6, सॉरी ये -4 ना हो जाएगा रे, ये हो जाएगा -10 -2 -12 -12 + 6 -6, ये 15 होगा बेटा। यस सर, इसका हमारा 15 न्यूटन। ठीक है। अब देख बेटा इस वाले में, नेक्स्ट वाले में देख बच्चा, ये हमारा एक्सेलरेशन बेटा, तो ऐसे x ऐसे y। अब देखो बेटा इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो कर लो रिजॉल्व। इधर कंपोनेंट P cos 60, इधर कंपोनेंट P sin 60, इसका कंपोनेंट बेटा इधर फिर से P cos 60 और इधर बेटा P sin 60। तो ये साफ दिख रहा है हमें बेटा कि P sin 60 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, है ना बेटा। और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था ना बेटा, इधर था ना एक्सीलरेशन, तो फिर इधर के डायरेक्शन को ही मानेंगे पॉजिटिव x। ठीक है। अब क्या हो गया, P cos 60 P cos 60, ये हो गया बेटा 2P cos 60, 2P cos 60 -20, है ना। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा, इक्वल टू मास हमारा 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन बेटा 4, इसका मतलब P इज इक्वल टू 20 + 8 28 न्यूटन। ठीक बच्चा। अगला सवाल इसमें दिख रहा है बेटा ऊपर एक्सेलरेशन है बेटा, तो फिर ऐसे मानेंगे x और y। ठीक बेटा, इधर x मानो या नहीं मानो, लेकिन y ऐसे जरूर मानो, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन है बेटा, ऊपर एक्सेलरेशन है तो ऊपर मानोगे पॉजिटिव y, अगर नीचे होता एक्सेलरेशन तो नीचे मानते पॉजिटिव y। ठीक है बच्चा। अब इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, सर नीचे 100, बोलो बोलो, नीचे ग्रेविटी भी तो लगेगी। हाँ लेकिन यही मान के चलना है बेटा, जितना फोर्स दिया है ना उतने ही फोर्स देके चलना है। मान लो कि सारा क्वेश्चन जो है बेटा सारे बॉडी स्पेस में है। ठीक है बेटा। ओके सर। 100 -20 - P इज इक्वल टू 6 × 2, इसका मतलब बेटा P इज इक्वल टू कितना, ये हो गया हमारा P इज इक्वल टू 80 - 12 68 न्यूटन। यस सर। ठीक है बच्चा। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले के लिए फिर देख बच्चा ऐसे x और ऐसे y, है ना। इधर एक्सीलरेशन बच्चा तो ये पॉजिटिव x हो गया। अब यहाँ फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चा हम लोग को। इसका कंपोनेंट इधर हो गया बेटा px और इधर कंपोनेंट py। तुम चाहते तो P cos थीटा P sin थीटा ही बोल सकते थे, चलो वही मान लेते हैं, P cos थीटा और इधर बेटा P sin थीटा, है ना बेटा। देख के बताओ, एक्सीलरेशन तो हमारा x में ना है बेटा, y में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसका मतलब y में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब बेटा y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, बोलो
Yes, Yes, sir. sir. तो y डायरेक्शन में क्या बन जाएगा इक्वेशन? 60 is equal to 60 हाँ, बिल्कुल सही कहा, p sin थीटा इक्वल टू 60 आ गया है ना। x डायरेक्शन में क्या लिख देंगे हम लोग? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए के लिए एफ एक्स में क्या है? 100 माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा हमारा 10 इंटू 2, इसका मतलब पी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 80 न्यूटन। बोलो, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना बेटा, और एंगल हो जाएगा 53। 3 degree. ठीक है, एंगल हो जाएगा 53 और P हो जाएगा बेटा 100। The angle 37 degree होएगा। यस सर 37 37 होगा क्या? साइन वाई कोसाइन सही बोला, 37 ही आएगा। यस सर। बिल्कुल सही, 37 आएगा। मैंने गलत कर दिया। ठीक, अब बोलो मैंने डीपी कहाँ तक दिया था तुम लोग को? 21 डीपीपी कहाँ तक दिया था काम करने के लिए? 21 तक दिया था। सब लोगों ने पूरा कर लिया डीपी? Yes, sir. यस सर। किन किन लोगों ने नहीं किया अब तक? कोई बोलो। अभी नहीं। Sir, I have not done. तुम्हें नहीं किया, कोई बात नहीं। कब तक कर लोगे बच्चा? हम लोगों ने लेट में ज्वाइन किया था सर, इसलिए थोड़ी सी बची है। अभी तुम कौन सी डीप पहुंचे हो अभी तुम? स्टार्ट नहीं किया तुमने अभी। चलो, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बेटा। डीवीपी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। डीपीपी का पीछे मोटिव से मैं सिर्फ और कर सिर्फ रहा था रिवीजन तो है। सर स्टार्टिंग की थोड़ी सी बची है। स्टार्टिंग की थोड़ी सी बची है। ओके, चलो अब उसी को पूरा करो। फिर जो लोग नहीं किए उसको पूरा करो, है ना बेटा। और थोड़ा टाइम निकाल करके एचसीवी का जो है ना बेटा, एचसीवी बुक, एचसीवी का काइनेमेटिक्स चैप्टर का, एचसीवी काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ये कर लोगे, ठीक है बच्चा। यस सर। एचसीवी काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2। यस सर। पार्ट बता दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या बच्चा? पार्ट ई एक बार बता दीजिए इस क्वेश्चन का। ई पार्ट। ई पार्ट देखो बेटा, ई पार्ट में मैंने ये कहा कि देखो बेटा, अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है तो एक्सीलरेशन होता है, और अगर एक्सीलरेशन नहीं है इसका मतलब रिजल्टेंट 0 है बेटा। यस सर, समझ आया। मैंने कहा देखो, एक्सीलरेशन अगर x डायरेक्शन में है इसका मतलब बेटा y में एक्सीलरेशन नहीं है, और जब y में एक्सीलरेशन नहीं है बच्चा तो y में रिजल्टेंट फोर्स 0 कर दिया। यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो फिर इतना ही आज के लिए बच्चों। होमवर्क है HCMA बुक, HCMA वॉल्यूम 1 काइनेमेटिक्स चैप्टर ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और डीपीपी नंबर 21 तक कंप्लीट करना है सॉल्यूशन की मदद से। चलो ठीक है सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। वेलकम बेटा। Thank you.